नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संतोष सोनी है और सबसे पहले तो सारे देशवासियों को हैप्पी रामनवमी। अभी तक से हम लोगों ने अपना 3 सेशन कंप्लीट किया है। इन 3 सेशंस में मैंने बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है पासपोर्ट बनाने का क्या प्रोसेस है, इंटरनेशनल बुकिंग कराने से पहले क्या सावधानी रखनी चाहिए, ECNR, ECR पासपोर्ट क्या होता है और किसी ट्रेवल कंपनी का एडवर्टाइजमेंट देखकर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन कैसे पता करें। इन चीज़ों को मैंने अपने लास्ट 3 सेशन में कंप्लीट किया है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा USA वीज़ा के बारे में। USA वीज़ा कैसे अप्लाई करें, USA वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं और कितने दिन में आते हैं USA वीज़ा लग के और क्या प्रोसेस है। USA वीज़ा को 2 सेगमेंट में बांटा गया है। पहला USA वीज़ा उन लोगों के लिए होते हैं जो वहाँ पर रहना चाहते हैं USA में, या बिग इन्वेस्टर्स जिसके पास $मिलियन हो और USA में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए। तीसरा, जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हो उनके लिए। और चौथा, जो लोग USA में रहते हैं और इंडिया से किसी अपने रिलेटिव को बुलाकर अपने पास रखना चाहते हैं उनके लिए। ये वीज़ा इमिग्रेंट वीज़ा में आता है, इमिग्रेंट सेगमेंट में आता है। और दूसरा सेगमेंट होता है नॉन इमिग्रेंट सेगमेंट। नॉन इमिग्रेंट सेगमेंट के अंतर्गत जो लोग टूरिज्म पर्पज से USA जाना चाहते हैं, जो लोग मेडिकल पर्पज से USA जाना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और जो लोग बिजनेस पर्पज से USA जाना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, वो लोग नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के अंतर्गत आते हैं। इमिग्रेंट मीन्स अप्रवासी भारतीय कहते हैं, और जो लोग टूरिज्म पर्पज या शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं वो नॉन इमिग्रेंट में आते हैं। इन तरह के जनरली वीज़ा होते हैं USA के लिए। पहला है सबसे फेमस वीज़ा B1 B2 वीज़ा जो टूरिज्म या विजिटर के लिए होता है। दूसरा F1 वीज़ा जो स्टूडेंट के लिए होता है। और तीसरा H1B वीज़ा, इसको वर्क वीज़ा कहते हैं। ये 3 तरह के वीज़ा जनरली लोग अप्लाई करते हैं USA के लिए। इन 3 तरह के वीज़ा में आज हम लोग जो वीज़ा की बात करेंगे, जो सबसे फेमस वीज़ा है वो है B1 B2 वीज़ा, जो लोग टूरिज्म और विजिट करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए USA जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा कि B1 B2 वीज़ा कैसे लगते हैं और क्या प्रोसेस इसमें क्या प्रोसेस है B1 B2 वीज़ा लगवाने के। तो पहला तो B1 B2 वीज़ा उनके लिए है जो शॉर्ट टर्म के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं, USA जाना चाहते हैं, जैसे टूरिज्म पर्पज़ के लिए, शॉर्ट टर्म मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म बिजनेस के लिए। इसमें सबसे मेन चीज़ है B1 B2 वीज़ा के लिए आपको एक फॉर्म होता है DS-160। ये देखिए फॉर्म है, जरा सा जूम करना। DS-160 या नॉन इमिग्रेंट फॉर्म भी कहते हैं इसको आपको फिल करना होता है। इसमें बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, जैसे आपके पासपोर्ट के बारे में डिटेल्स फिल करना होगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन रिलेटिव के बारे में, कंट्री के बारे में, किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, ट्रैवल इंफॉर्मेशन और पर्सनल इंफॉर्मेशंस, एड्रेस, फोन नंबर्स इंफॉर्मेशन, फैमिली एंड रिलेटिव इंफॉर्मेशंस, पासपोर्ट इंफॉर्मेशन, एजुकेशन के बारे में, अपने वर्क एजुकेशन के बारे में बताना होगा, फिल करना होगा। ये सारी चीजें इसमें फिल करनी होती है, और जो भी चीजें इसमें फिल करें एकदम सही से फिल करें। कोई भी चीज इसमें एडिट नहीं हो सकता। जो आपका फिल कर दिए हैं वो चीज बाद में अगर आप फिल करके सेव कर दिए हैं उस चीज को, तो एडिट नहीं किया जा सकता है। तो जो भी चीज फिल करें बहुत ही काम और बहुत ही समय लेकर, टाइम लेकर अपना फिल करें। एक एक चीजों को सोच समझ कर फिल करें, क्योंकि इसी के आधार पर आपको USA का वीजा अप्रूव होगा या नहीं अप्रूव होगा। ठीक है, USA का वीजा जनरली
आपका इंटरव्यू बेस्ड होता है। यूएसए का वीज़ा आपका जो है इंटरव्यू पर आधारित होता है। इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपको यूएसए का वीज़ा लगता है या नहीं लगता है। तो सबसे पहले B1 B2 वीज़ा के लिए आपको DS 160 फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, आपको फोटोग्राफ्स रेडी कराना पड़ेगा। 2 फोटो आपको चाहिए होगा, बनवाना होगा 2 फोटो की साइज 2x2 इंच की फोटो होनी चाहिए। वाइट बैकग्राउंड, कलर फोटो, मैट फिनिश पेपर पे। और इसके अलावा आपको अपॉइंटमेंट डेट फिक्स करनी पड़ती है। फॉर्म फिल करने के बाद अपॉइंटमेंट डेट में आपको 2 डेट फिक्स करनी पड़ेगी। पहला आपका बायोमेट्रिक्स होगा, पहले दिन आपका बायोमेट्रिक्स होगा, दूसरे दिन आपका इंटरव्यू होगा। दूसरे दिन या जब भी इंटरव्यू का स्लॉट मिले तो 2 बार, मतलब 2 दिन का ये काम है। पहला दिन आपको बायोमेट्रिक्स होगा जो BFS में होता है, और दूसरा आपका इंटरव्यू होगा जो यूएसए काउंसुलेट में होता है। तो बायोमेट्रिक्स का डेट जब डिसाइड हो जाता है, जब फिक्स हो जाता है, बायोमेट्रिक्स के समय आपको 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बायोमेट्रिक्स आपका BFS ऑफिस में होता है। बायोमेट्रिक्स के समय पहला तो आपका PT डिटेल्स, आपका DS 160 फॉर्म का कंफर्मेशन नंबर, अपॉइंटमेंट नंबर, ओरिजिनल पासपोर्ट एंड फोटोग्राफ्स की साइज वगैरह मैंने बता दिया है इससे पहले। इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है बायोमेट्रिक्स के समय। तो जो भी डेट और टाइम आपका डिसाइडेड होगा पहले से, उससे 15 मिनट पहले, उस टाइम से 15 मिनट पहले आप BFS ऑफिस में पहुंचिए। बायोमेट्रिक्स के समय आपको आपके 10 उंगलियों 10 फिंगर्स का प्रिंट लेते हैं, आँख के रेटिना का प्रिंट लिया जाता है और फोटोग्राफ जमा किया जाता है। ये बायोमेट्रिक्स का है, आपका बायोमेट्रिक्स का पहला स्टेप। हमारा सेकंड स्टेप आता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू US काउंसुलेट में होता है। उसमें भी आपका टाइम पहले से निर्धारित होता है। उस टाइम के 15 to 20 मिनट पहले पहुंचिए। उसमें कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने पड़ते हैं, पूरी फाइलिंग करनी होती है। जैसे कि अगर आप टूरिज्म पर्पस से जा रहे हैं, वीज़ा की डिमांड करते हैं, तो टूरिज्म पर्पस से वीज़ा की डिमांड करने से पहले एम्बेसी देखती है कि आपको वीज़ा क्यों दिया जाए। अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ किसी से, तो सामने वाला मानेगा या नहीं मानेगा। तो आप वेल सेटल हैं, आप पैसे वाले हैं, आप यूएसए जाएंगे फिर लौट कर आएंगे, उसको प्रूव करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। ये सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट को देखकर वो डिसाइड करते हैं कि वो उनको वीज़ा देना है या नहीं देना है। जब उनको ये लगने लगता है कि नहीं, ये पर्सन जो है जिसको मैं वीज़ा दूंगा वो लौट कर वापस इंडिया लौट जाएगा, तो उसको वो B1 B2 वीज़ा देते हैं। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है? इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है, सबसे पहले तो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, पुराना पासपोर्ट हो तो वो भी कैरी करिएगा अपना पुराना ओल्ड पासपोर्ट प्लस न्यू पासपोर्ट। फोटोग्राफ्स की मैंने साइज पहले बता दिया है, क्या उसका स्पेसिफिकेशन है फोटो का, वो मैंने बता दिया है। आपके लास्ट 3 इयर्स का ITR इनकम टैक्स रिटर्न, 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न, लास्ट 6 मंथ का अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट अपडेटेड होना चाहिए और इस पर स्टैम्प और सिग्नेचर होना चाहिए। बैंक का स्टैम्प और सिग्नेचर होना चाहिए। जब तक बैंक का स्टैम्प और सिग्नेचर नहीं होगा तब तक वो स्टेटमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा, तो वो होना चाहिए। आपका LIC FD या जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका प्रूफ होना चाहिए। आपकी प्रॉपर्टी का पेपर होना चाहिए। आपका अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ से NOC लेटर होना चाहिए। आप कब जा रहे हैं और कब लौटेंगे उसका डिटेल्स होना चाहिए। अगर उसका डिटेल्स नहीं है तो आप एक अप्रॉक्सीमेटली फिल कर सकते हैं कि क्या डिटेल्स, मतलब उसमें दिखा सकते हैं कि इस मंथ में जाएंगे और इस मंथ में वापस लौटेंगे। और मतलब ये टोटल इनका ये डॉक्यूमेंट का मतलब ये है, ये इसलिए मांगते हैं डॉक्यूमेंट कि टोटली आपको जितना आपके पास फिनेंशियल डॉक्यूमेंट है, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दिखा सकते हैं, आप दिखाइए।
इंटरव्यू के समय में आप फाइल बना कर ले जाइए। जनरली तो वो सारी चीज़ें देखते नहीं हैं, क्योंकि DES 160 जो फॉर्म है उसमें जो आप डिटेल्स फिल करते हैं और पासपोर्ट नंबर से वो पहले ही जज कर लेते हैं कि आप कैसे पर्सन हैं। लेकिन कभी कभी वो आपसे वो जो आप फाइल बना के लेकर गए हैं उसको भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर जाना होता है। और इंटरव्यू के समय लगभग 2 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट का इंटरव्यू होता है, जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछते हैं वो कि क्यों जाना चाहते हैं, कितने दिन के लिए जाना चाहते हैं, किस लिए जाना चाहते हैं। इंग्लिश में अगर आप अनकंफर्टेबल है इंग्लिश में, तो आप हिंदी में भी अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। वो हिंदी में भी आपसे पूछेगा और हिंदी में भी आप उसका जवाब दे सकते हैं। इंटरव्यू में कुछ जनरली क्वेश्चन जो मैंने बताया वो पूछते हैं, और सब कुछ जो भी आप डॉक्यूमेंट लेकर जाएं, जैसे बैंक स्टेटमेंट ले जाएं, ITR लेकर जाएं, जो भी आप फिल किए हैं DS 160 फॉर्म में, वो सारी चीज़ें उससे रिलेट होना चाहिए। नहीं कि DS 160 में कुछ और फिल किए हैं, बता कुछ और रहे हैं। मतलब जो भी आप चीज़ें बताइए बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, थोड़ा मुस्कुराते हुए और बहुत ही काम से, और अपना पर्पज सॉल्व, जो भी पर्पज है उसको एकदम क्लियर करिए। ठीक है, बताइए। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर से वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं और वो पासपोर्ट आपका रख लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका वीज़ा मिल गया। अगर वो पासपोर्ट आपका उस समय वापस कर देते हैं तो आपका वीज़ा समझ लीजिए कि रिजेक्ट हो गया। तो आपको फिर से आफ्टर 6 मंथ या 1 साल के बाद फिर से अप्लाई करने का मौका मिलेगा। I'm going to tell about what is the fees of USA वीज़ा, और USA वीज़ा अगर आपको मिलता है तो कितने साल का मिलेगा, USA वीज़ा मिलने का क्या फ़ायदा है, और अभी USA का वीज़ा का अपॉइंटमेंट डेट लेट क्यों आ रहा है। तो मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहला हमारा पॉइंट है, टॉपिक है USA वीज़ा का फीस। एज ऑफ नाउ USA वीज़ा का फीस $185 185 USD पर पर्सन, मतलब पर वीज़ा 185 USD चार्ज ले रही है, जो अगर इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट किया जाए, अगर 84 से कैलकुलेट किया जाए तो 15,540 रुपये पड़ता है। और इसको किसी एजेंट के थ्रू कराते हैं तो 3 से 4 हज़ार रुपये वो अपना सर्विस चार्ज लेता है, जो वो आपका सारा फिल करेगा, सारा कुछ करके आपका अपॉइंटमेंट डेट वगैरह लेगा। अगर आपका USA का वीज़ा एम्बेसी ने रिजेक्ट कर दिया तो आपने जो भी फीस जमा किया है, जैसे USD 185 फीस एज ऑफ नाउ चल रहा है, वो आपका वापस नहीं होगा। वो पूरी तरीके से आपका फीस जो है लॉस्ट हो जाएगी। तो ये मान के चलिए कि अगर USA का वीज़ा आप अप्लाई करते हैं और वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो कम से कम मिनिमम 20 से 25 हज़ार रुपये पर वीज़ा आपका लॉस होगा। दूसरा है कि USA वीज़ा अगर लगता है तो कितने साल का मिलता है। अगर आपका USA वीज़ा लग जाता है, आपको मिल जाता, अप्रूव हो जाता है USA वीज़ा, तो आपको 10 साल का B1 B2 वीज़ा, जो टूरिज्म पर्पज़ या शॉर्ट बिजनेस पर्पज़ के लिए या मेडिकल शॉर्ट के लिए जाते हैं, तो वो 10 साल का वीज़ा मिलेगा। मल्टीपल वीज़ा होता है वो, और एक बार अगर आप USA जाते हैं इस वीज़ा के अंतर्गत तो आप 6 मंथ तक वहाँ पर रह सकते हैं। और तीसरा है कि USA वीज़ा मिलने से क्या फ़ायदा है। USA वीज़ा सबसे बड़ा USA वीज़ा अगर आपके पासपोर्ट पर लग जाता है तो आपका पासपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट हो जाता है, जिससे कि आपको अदर कंट्रीज़ के वीज़ा लेने में बहुत आसानी होती है और आसानी से मिल भी जाता है। जैसे आपका लंदन का वीज़ा हो गया, शेंगन कंट्रीज हो गए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और USA को छोड़ के जितनी कंट्रीज हैं वो सब का वीज़ा आपको आसानी से मिल जाएगा अगर आपके पासपोर्ट पर USA का वीज़ा का स्टैंप लगा हुआ है। तो लगभग 48 to 49 कंट्रीज में आप ऑन अराइवल वीज़ा या विदाउट वीज़ा विजिट कर सकते हैं, USA वीज़ा आपका लगा हो। जैसे साउथ अमेरिका में पेरू है, चिली है, इसके अलावा फिलीपींस है, अर्मानिया है, जॉर्जिया है, आपका टर्की का ये वीज़ा लग जाएगा। दुबई का अगर आपका USA वीज़ा लगा है तो दुबई का आप ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे 48 to 49 कंट्रीज हैं, जो मैं लिस्ट बाद में बता दूंगा आपको आगे के सेशन में कि कौन कौन सी कंट्री में आपको ये
यूएसए वीज़ा का ऑन अराइवल वीज़ा या वीज़ा फ्री से आप इंटर कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो ये एक तो आपको पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत सारी कंट्रीज़ में आप ऑन अराइवल वीज़ा या विदाउट वीज़ा आप इंटर कर सकते हैं। ये तो हो गया यूएसए वीज़ा के फ़ायदे। तीसरा ये इसके बाद जो टॉपिक आता है कि यार अपॉइंटमेंट डेट क्यों इतना लॉन्ग मिल रहा है, इतना ज़्यादा समय ले रहा है, तुरंत का तुरंत अपॉइंटमेंट डेट, जैसे अभी यूएसए वीज़ा लगाना चाह रहे हैं अपने पासपोर्ट पर, तो अगले महीने का या 2-3 महीने के बाद का अपॉइंटमेंट डेट नहीं मिल रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि आफ्टर कोरोना पेंडेमिक के बाद जब यूएसए ने अपना वीज़ा फिर से शुरू किया देना स्टार्ट किया, तो उस समय तक इतनी डिमांड हाई हो चुकी, इतनी केसेस पेंडिंग हो चुके हैं, जिससे कि आप नए वीज़ा का अपॉइंटमेंट डेट के लिए बहुत लॉन्ग टाइम वेट करना पड़ रहा है। जैसे कि अगर आप अभी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आपको अभी जो नॉर्मल अपॉइंटमेंट मिलेगा वो अगले साल का जुलाई अगस्त का मिलेगा। क्वेश्चन आता है कि यूएसए वीज़ा कौन कौन से सिटीज़ से इंडिया के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 5 सिटीज़ हैं जहां से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 5 सिटी में पहला सिटी आता है चेन्नई, दूसरा आता है मुंबई, तीसरा आता है हैदराबाद, चौथा आता है आपका दिल्ली और 5वां आता है आपका कोलकाता। अगर आप इन सिटीज़ में रहते हैं तो आप वहां जाकर बीएफएस ऑफिस और यूएस कॉन्सुलेट में जाकर अपना वीज़ा के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इन सिटीज़ में नहीं रहते हैं, आप इन सिटीज़ के अगल बगल या आसपास रहते हैं, तो आप वहां जाकर, जैसे नॉर्थ इंडिया के सारे लोग जाते हैं आपका न्यू दिल्ली में आपको जाकर अपना वीज़ा के लिए आपको बायोमेट्रिक्स और यूएस कॉन्सुलेट में जाकर अपना इंटरव्यू देकर यूएस वीज़ा के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। इंडिया में यूएसए का वीज़ा का अपॉइंटमेंट डेट बहुत लेट मिल रहा है। इसके लिए आप कुछ लोग थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया से भी यूएसए वीज़ा लेने की ट्राई करते हैं, जहां पर वेटिंग टाइम बहुत कम होता है, वहां से भी आप वीज़ा ले सकते हैं यूएसए का। तो नाउ आई होप आई हैव क्लियर्ड all the US visa related doubts। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा, आप उस पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट मेरी ये थी हाथ जोड़कर कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर मेरे वीडियो के द्वारा आपको कोई इन्फॉर्मेशन सही मिल रहा हो, आपको लगता है यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, तो कृपया वीडियो देखने के बाद इसको लाइक और सब्सक्राइब कमेंट आप करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोगों को इस चीज़ों की अवेयरनेस फैले लोगों के बीच में। थैंक यू सो मच।